राष्ट्रीय अपना सामाजिक सेवक संघ द्वारा बरहज के नया नगर में भव्य कार्यक्रम अमर साहनी के निवास स्थान पर राष्ट्रीय अपना सामाजिक सेवक संघ का गठन बरहज में निषाद समाज द्वारा सभी दलित समाज को एकत्रित करने का प्रयास। राष्ट्रीय अपना सामाजिक सेवक संघ द्वारा आज बरहज के सेंट जेवियर स्कूल के सामने नया नगर में अमर साहनी के नवनिर्मित निवास स्थान पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें दलितों के उत्थान हेतु राष्ट्रीय अपना सामाजिक सेवक संघ द्वारा कार्य किया जाना है, जिसमें दलितों के मुख्य मुद्दों को और परेशानियों को दूर करने हेतु उन्हें संगठित और एकत्रित करते हुए समाज में न्याय दिलाते हुए उनके उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। आज का ये जो बैठक रखा गया है राष्ट्रीय अपना सामाजिक संघ सेवक, जिस पर हम लोग को चर्चा करना है और अपने लोग जो आए हैं उनका स्वागत करना है। इससे पहले की जो है कि आज के कार्यक्रम के मुख्य संचालक राजवंशी राजेश निषाद एवं रामनाथ निषाद जी की अध्यक्षता में संपूर्ण कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर जेपी निषाद मुख्य अतिथि के तौर पर इन्होंने भाग लिया था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सूरत भूमि पर पूरा अहवाल कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को देखते हुए किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया। पूरा विस्तार पूर्वक पूरी यहाँ के कार्यक्रम की पूरी झलक हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। अरे उधर से कर, अरे उधर से कर दीजिए, उधर से कर दीजिए। अरे कहाँ पहले मैं परिचय का क्रम अपने पास से शुरू करता हूँ। पहले अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करवा लीजिए, उसके बाद हम लोग और लोग वहीं से हाँ ठीक, क्योंकि इधर आएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। चाली बजती रहे, चाली में कोताही नहीं होनी चाहिए। भैया एक मिनट पकड़ रहिएगा। और अब देखिए मैं पकड़ लीजिए। चाहता हूँ कि पकड़ रहिए। अरे राजेश जी बीच में मत घुसो। इस समय एक मिनट इधर पकड़। रुकिएगा। पकड़े रहिएगा। तेलिया से चल करके आते हैं तो इनका स्वागत मैं चाहता हूं कि हम लोग के बीच में उपस्थित ये पैना से बड़े विजय प्रताप जी हैं, ये स्वागत करें।
ना। चालू रहो, कंटिन्यू चालू रहो। धन्यवाद इसके लिए। हाँ हाँ चलिए आदमी आदमी का नाम जी जान चाहिए हम लोग अरे यार अब ये इसलिए राजेश जी धन्यवाद। अब देखिए अभी तक जो है कि हम लोग स्वागत का अवगत हो जाएं, परिचित हो जाएं, इसके लिए सबसे पहले मैं अपने पास से जो है कि परिचय का क्रम चालू करना चाहता हूं। मैं राजवंशी राजेश निषाद, मैं यही नया नगर का रहने वाला हूं। निषाद एडवोकेट, देवरिया में फौजदारी का मैं वकील हूँ। मेरा भागलपुर से और अपने जीवन स्तर में सामाजिक आस्था के साथ में समाज के साथ 1967 से रहा हूँ। फिलहाल अभी घर पर ही हूँ। सबको नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर जयप्रकाश निषाद है। मैं ग्राम करमुआ जो बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ है, सौगरा धाम के पास, और पोस्ट मौजा जिला देवरिया है। रहा हूँ, रहना चाहता हूँ और यही मेरा कहना मेरा नाम रामधनी निषाद, रामपुर परिवार देवरिया और पश्चिम के मछुआ का नमस्कार आपको। कछारी एरिया से की दुकान का है ना, सामाजिक कार्य जो भी रहता है उनके सानिध्य में राजेश जी के हम लोग बराबर लेते रहते हैं। खबरवार में दुकान है क्या? दुकान कहाँ है? खबरवार बहुत दिनों से समाज में रहा हूँ और रामनाथ जी भी रहे हैं। मैं आप लोगों से समझे, जब तक ये नहीं होगा, अपने अंदर नहीं देख लेगा, तब तक वो नहीं देखेगा किसी को। भगवान तो सबके अंदर है, कभी देखा है, कभी दर्शन किया उसका? कहता लो राम राम कहो। अब वेद में लिखा है कि राम नाम सत्य है। वेद में कह रहा है सीधा कि राम का नाम सत्य है, राम नहीं सत्य है। नया नगर के निवासी हैं। हमारी चाय की दुकान है एक बरहज ब्लॉक के सामने। छोटा सा व्यवसाय मैं करता हूँ, उसी से अपना जीवन यापन करता हूँ। और पहली बार जेपी भैया हम लोगों को याद किए थे, तो हम लोग लार गए थे मुलाकात करने। छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, तभी से हम लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और सबसे में निवेदन है हमें कि देखिए ठीक है, सब लोग आ रहे हैं, आए, लेकिन इनको ऐसे नहीं मजबूत किया जाएगा। सब लोग मिलकर तन से, मन से और धन से भी लगना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे। अन्यथा आगे चलेंगे, आगे चल के फिर बैठ जाएंगे। और चाचा जी आप
इधर जाए घूम जाइए यहाँ पर। जब सोच रखी गई कि भाई संगठन होना चाहिए, संगठन नितांत क्यों जरूरी है, ये तो चर्चा का विषय बन गया कि तमाम संगठन पहले से चल रहे हैं देश में। जो भी आज एनजीओ से स्कूल चला रहे हैं, सबके पास अपना कोई ना कोई संगठन है, किसी न किसी नाम से है। देश की जितनी भी राजनीतिक दल संचालित है वो किसी न किसी संगठन से संचालित है। एओएम ने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में और क्रमशः 70 साल के शासनकाल का उन्होंने हमने देखा है। तमाम तरह के संगठनों का उद्भव हुआ और उद्गम होने के बाद से वो विलीन हो गई, सत्ता से दूर चली जाती हैं। उनकी कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जिससे लोगों का द्वंद्व बन जाता है और उसको जनता बाहर कर देती है उठाकर। हम आप लोगों के बीच बिना माने का ये बाहर है होता है पुरुष और महिला। पुरुष महिला का वर्गीकरण तो हो गया, वहां पर जाति का वर्गीकरण आ गया तथाकथित विद्वानों द्वारा जाति के रूप में बांट दिया गया। और उस जाति के वर्गीकरण को पहले तो दिखाया गया 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, वैश्य, और उसमें से उन जातियां बना दी गई। जिस समाज में अभी सामने कटेश्वर जी ने चर्चा किया कि सब को खत्म कर दिया जाए, सबको रोजी रोजगार दे दिया जाए, सबको एक बराबर शिक्षित कर दिया जाए, तब वहाँ तकनीक काम आएगी, माने विद्युता काम आएगी। वहाँ पर जिसके पास इंटेलिजेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा प्रखर होगा। जैसे 2014 के समय में मैं प्रत्याशिता के दौर में दौड़ रहा था, उस समय 4 मुख्यमंत्री माने पूरे भारत में थे जो बीजेपी का झंडा ढो रहे थे और उनके वहाँ बात चली, ठीक है ना, लेकिन कोई उसके निष्कर्ष नहीं। अब 24 हमारे सर पर आ गया, 22 दिन गया, 23 एक साल है। यदि संगठन नहीं बनाएंगे और देवरिया जिले का घेराव जिलाधिकारी का नई ज्ञापन देंगे, उसके बाद लखनऊ हम लोग चले बृहद रूप में, तो संगठन का आपको फायदा मिलेगा। ऐसे भाषण करने से होगा नहीं। बिल्कुल सही बात। और नौजवान धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी जब बात सुन रहे थे, एक ब्राह्मण विभाग और जहाज घाट ही सबसे पिछड़ा इलाका जहाज घाट ही था, लेकिन वह कह रहा था ब्राह्मण संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग का मूल्य मेन विचारधारा है कि जिसके पास जो लोग संगठित होंगे उसी का जमाना आने वाला है, वो उसी का जमाना कलयुग का है। आप देख लीजिए, जिसके पास संगठन है उसी के पास शक्ति है। वह नाजायज काम भी कर लेता है, सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो इसलिए संगठन का प्रभाव तो बहुत है, इसका महत्व भी बहुत है। समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन संगठन की अत्यंत कमी है। इसको हर व्यक्ति महसूस कर रहा है और महसूस कोई भी जो है कि समस्या से लड़ने मैं घर पे किसी नहीं कोई बीच में गया था और वहाँ पर मैंने देखा वहाँ के समाज का जो सिस्टम था और सबसे पहले हमें अपने शिक्षा पर ध्यान देना। जब अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे समाज में ले जाएंगे, तो उनको जो है कि ये अच्छे समाज में जाएंगे तो उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। और जब अच्छे समाज में नहीं जाएंगे तो आगे बढ़ने की उनकी उम्मीद नहीं। यहाँ पर क्या था, हमारे पहले के लोग नदियों के किनारे का नमन किया जाए, क्योंकि वो ऐसे संत थे जो समाज गिरा हुआ समाज था उसको उठाने का काम किया। इसी से मैं आज आप लोगों के बीच आकर के बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम लोग 17 जात का 28 जिले का मैंने संगठन किया था, इलाहाबाद से लेकर बहराइच। उसमें आपकी भी जातियाँ थी, राजभर भी थे और प्रजा।
2022 के चुनाव के पहले हम लोग 17 वाला जो आंदोलन चलाए उसमें गठन किया था और गठन में बहुत अच्छी स्थिति रही। हम लोग लखनऊ भी पहुंचे। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को जन्म देना धर्म है। अगर हमारा भाई अगर गलत काम करता है तो उसको मार्गदर्शन देना हमारा कार्य है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो सबसे बड़े महापापी हम। आज हमारा समाज खुद इस तरह से आज उपेक्षित है, जिसकी आज जो आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, आरक्षण हमें कब का मिल चुका होता। आज हम लालायित हैं कि हमें आरक्षण मिल जाए, लेकिन हम उस लायक है नहीं। हम उस लायक नहीं हैं। उस लायक रहते तो बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे वह कोई भी हो, हम अकेले भले ही कुछ हो, कहीं हो, किसी भी जगह पर हो, चुनाव कर लीजिए। बढ़िया पानी दे तेज धुआंधार बरसात रफ्तार में तेज पवन के साथ में यहाँ पर शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधों के कितने जोरदार खिलने की। बात करता है आरक्षण का। आरक्षण वो चीज़ है 2016 में हमारे लड़के जो एग्जाम निकाले थे 570 नंबर लाए। बात सुनिए, उनको फर्स्ट काउंसिल में जगह पीजीआई में नहीं मिला। बात सुनिए, वहीं पे जो एससी के लड़का भारतीय के था 250 नंबर लाया था। बात सुनिए, आरक्षण की बात बता रहे हैं, उसको फर्स्ट जगह फर्स्ट काउंसिल में मिल गया। हम लोग बहुत प्रयास किए, दूसरा में भी नहीं है, बहुत प्रयास किए, तीसरा में सूरत लास्ट काउंसिल में जगह में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए मिला। लास्ट में देखिए तो वही बात आरक्षण है। देखिए कहाँ 200, 570 और 250। अब लोग देखिए आरक्षण वो चीज है, जबकि आरक्षण इसीलिए बनाया गया था कि आरक्षण जो बड़े लोग जो थे पैसा वाले उनके लड़के बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क लाएंगे। अच्छा हमको बच्चे को क्या बनाना है पहले सुन लीजिए ध्यान से। सबसे भूमिका माँ बाप का होता है। अब माँ बाप सुन लिया कि हम बच्चे को ये बनाएंगे तो नमक रोटी खा करके वो अपना लड़का को पढ़ाएगा। जब हाई स्कूल पढ़ा देगा उसके आगे वो अपन रास्ता खुद देख लेगा। बात समझिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बोलते कि पढ़ के कोई जज कलेक्टर तुम बनेगो नहीं, मछली मारो। बात सुनिए, हम लोग समाज में उसी समाज में हम भी हैं कि मान लीजिएगा आदमी के समाज से बहुत गरीब से बिलोंग करते, पहले खाने का अनाज नहीं था, हम लोग भी आलू खा के जिंदा हुए हैं कम उम्र में। बात सुनिए, लेकिन आज हम लोग सोच लिए कि हम अपना लड़का को डॉक्टर बनाए। आज आप बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग के समाज में हमारे पास 4 डॉक्टर है। क्या चक्कर है, इसको पहले सुधार करें। 17 जाति के आरक्षण बता रहे हैं। आरक्षण तो देखिए 1965 में आरक्षण छीने अपना, 1965 में एससी में हम लोग थे। और आज देखिए हम लोग एससी में दिल्ली में है, आपका यहाँ पे बंगाल में है, आसाम में है, सब जगह एससी में अपने बिरादर है। यहाँ पे एसी में नहीं है। क्यों नहीं है? 1952 तो बताइए, तो उसमें था और अभी बस निकाल दिए गए उसको। उसके बाद हम लोग पूछ रहे हैं, हम लोग मिल नहीं जाए। किसी का कहना नहीं है बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, ये संगठन चल नहीं पाएगा। इसको तो पहले निस्वार्थ भाव से संगठन को चलाना पड़ेगा। संगठन में सब लोग निस्वार्थ भाव से जुड़ेंगे और ये अपने मन मिला नहीं मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, चाहे महामंत्री हूँ, संगठन का मैं सचिव हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, ये नहीं। सब हमको सब मिलकर चलाना पड़ेगा। जैसे हमारे संजय निषाद जी नाम सुने, सब चर्चा में है, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके लड़के सरल निषाद विधायक हैं, उनके लड़के सांसद हैं। वो क्या अपने समाज का ही देना है।
अब निषाद का ही देना है कि अपने समाज का ही देने का, जो कभी एक मंत्री लड़के विधायक के सांसद है, और दूसरी बात कि वो अपने समाज के वोट को ही बेचा है, ये नहीं कि किसी अन्य को बेचा है। आरक्षण के नाम पे ही उन्होंने अपने समाज को जगाया। उन्होंने पहले नारा दिया था कि आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम किसी पार्टी से संबंध नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जब पहली बार उन्होंने सांसद के चुनाव अपने लड़के को लड़ाया गोरखपुर से, उपचुनाव जो हुआ था प्रवीण सपा में उन्होंने गया, जो कि वही सपा उन पर मुकदमा लगवाई थी, वही लाठीचार्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने सपा का भी दामन छोड़ा। उनको क्या चाहिए? लालच है कि हमारी कुर्सी बनी रहे। समाज को उन्होंने छोड़ दिया। अभी इन्होंने मेरे ज़्यादातर मैं नाम नहीं जान पाता, लेकिन इन्होंने जो बताया कि बंसल जी और धर्मेंद्र पद प्रभारी बनाए गए किसी विधानसभा में, इन्होंने अपने समाज के लिए 17 टिकट लिया, लेकिन एक भी अपने समाज को टिकट उन्होंने नहीं दिया। जो कि उनके कसरल कांड जो हुआ था, जो शाहजहानवा के नहीं कहीं कसरल कांड, उसमें अपनी बिरादरी का एक लड़का अखिलेश निषाद का मारा गया। अखिलेश निषाद का लड़का जो मारा गया, उसका शायद इटावा जिला घर है। यहाँ तक ने उन्होंने टिकट पाया मंत्री, और उसके घर आज तक देखने भी नहीं गया कि उसका परिवार कैसे चल रहा है। ये अपने लालच में कि मैं बन जाऊँ कैबिनेट मंत्री बन के, उनको विभाग क्या मिला है? मत्स्य विभाग मिला है, जिसे कुछ भाला नहीं कर सकते, बस अपना ही भाला सोच रहे हैं। इसलिए जब हम अपना संगठन बनाएंगे तो केवल अपना भला नहीं बल्कि सब बिरादरी के भला और आरक्षण की मुद्दा भी बात किया जाएगा। बड़े भैया दीनबंधु निषाद जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आवे और समाज को जो है कि मैं भी इस पार्टी को बनाने के लिए मान लीजिए हम संगठन खड़ा कर, हम जा करके कहीं मान लीजिए योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए और हम आपको मंत्री बनाएंगे। मेन मुद्दा यही है। अब हम उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। 1972 योगी जी के पास जाते हैं, योगी जी हमको आरक्षण दे, वो दे देंगे, उनका बस का है। मैं आप लोग से पूछ रहा, तो इसके लिए हम संगठन को मजबूत करें, और सबसे पहले हम आप लोग से यही मांग कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, आप अपने अपने गांव में जाकर के जो मतलब हमसे दूर हुए हैं, उनसे हम थोड़ा प्रेम से बात करेंगे कि भाई आप हमारे साथ रहिए, जो हमारे में कमियां हैं वो दूर कीजिए। क्योंकि मैं जब अपने गाँव में प्रधानमंत्री का प्रत्याशी था, जो मैं लड़ा था, उनसे हमारे एक अंकल जी थे, हमारी भी आकर हमारी खा, उनके लिए मैं इतना प्रयास किया कि आपको जो चाहिए मैं दे रहा हूँ, लेकिन हमको इस बार लड़ने दीजिए प्रधान। सीबीआई जांच कर दी जा रहा है कि ये आवाज नहीं उठाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। समय है, सभी हमारे समाज में गार्जियन, हमारे समिति ने कहा, हमारे दिनेश भैया ने कहा, प्रधान जी ने कहा, मैं सबसे प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। आए हुए छोटे और बड़े भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। मैं भी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। निःशुल्क करता हूँ। आज भी कोई भी गरीब आदमी अपना चला जाता है मेरे पास, तो मैं 2 रुपया देकर उसको किराया भाड़ा भेजता हूँ। मेरा ये दावा है। मेरा भी एक लड़की इस समय यही मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, दूसरा लड़का मेरा इंजीनियर है, फर्टिलाइजर इसमें महाराष्ट्र में है, तीसरी बच्ची मेरा बीएचयू से पीएचडी कर रही है, जो जीआरएफ निकाली है। 40,000 स्कॉलरशिप भी मिलता है महीने का। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब मेरे पास पैसे 2 लाख रुपया पर महीने की आमदनी है। कोई भी गरीब का लड़का मेरे पास आ जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं कोचिंग की सुविधा दूंगा, शिक्षा का दूंगा, उसके बाद उसके लिए रूम की व्यवस्था हो तो मैं करूंगा। मैं दावे के साथ, मुझे अब गरीबी नहीं रह गई, अब सेवा समाज को करने के लिए मौका मिला है। आज इसके लिए जो संगठन बनाया जा रहा है, सबसे पहले ईमानदार होना पड़ेगा। आपको ईमानदारी से और निष्ठा से काम को करना पड़ेगा, तब जाके संगठन चलेगा। इस संगठन को चलाने के लिए रुपये की भी जरूरत पड़ेगी। उस रुपये को मैं अपने शक्ति के अनुसार मैं हर समय आपको देता रहूंगा, चाहे जिस हिसाब से दूं। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसके बाद शिक्षा की बात है, तो शिक्षा तो भाई
सबको अमीर गरीब जो भी है लेबर से लेकर अधिकारी तक अपने बिरादरी में सबको ये जान दे 2 रुपया इकट्ठा करके सब बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। और ये न समझिए कि देहात के बच्चे IAS बन जाएंगे, अब वो जमाना चला गया। आपको शहर पकड़ना पड़ेगा, अच्छी अच्छी कोचिंग पकड़ने पड़ेगी, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय को पकड़ना पड़ेगा, तब हम लोगों का भलाई होगा। चाहे 10-20 हजार लोगों की जरूरत पड़े, मैं सहयोग करने के लिए मैं सभी ऋषियों मुनियों, राजाओं महाराजाओं, तपस्वियों के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए आज के सभा के अध्यक्ष महोदय जी के को कोट कोट प्रणाम। इस सभा में उपस्थिति कि मैं आप लोगों के साथ कदम में कदम मिलाकर चलता रहूंगा। लगभग 11 बजे से शुरू हुई मीटिंग। हमने बड़े ध्यान से समाज के तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का ये विचार सुना, बहुत खुशी हुई। किसी ने संगठन का विरोध नहीं किया। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि हर दिल में है कि एक संगठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सभी लोगों के मन से ये आवाज निकली, ये दिल से आवाज निकली कि यदि हमारा मान सम्मान स्वाभिमान कहीं है तो संगठन के थ्रू है। बात सही है कि नहीं? अब संगठन हम सभी लोग चाहते हैं, लेकिन प्रारूप नहीं है। क्यों अध्यक्ष? हम प्रारूप विहीन हैं और संगठन तभी चलता है जब एक कार्यकारिणी होती है, एक निदेशक होता है और उस निदेशन का पालन करने वाला। निदेशक कोई वो नहीं अंग्रेजों वाला नहीं कि वो आदेश कर दे कि तुम्हें ये करना ही है। संगठन के सारे लोग मिलकर के जो भी पास करते हैं वही बनता है संदेश। और उस संदेश 4 वर्णों में बांटा कि नहीं बांटा? बोलिए, बोलेंगे नहीं तो मैं भाषण करने नहीं आया। जो सही बात है आप लोग बोलेंगे तो मुझे बल मिलेगा। बांटा कि नहीं बांटा? तो ये बताइए, हम ब्राह्मण हैं? नहीं। ठाकुर हैं? नहीं। वैश्य हैं? हम क्या हैं? क्या आप यहाँ उपस्थित सभी लोग अपने आप को शूद्र मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोलेंगे नहीं तो मजा नहीं है। क्यों अध्यक्ष जी, आप अपने आप को शूद्र मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है। यदि हम सभी लोग शूद्र हैं तो जाति कहां से आई? अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि 95% है। बड़ा मजाक सा लगता है, क्योंकि इस बिंदु पे हम विचारे नहीं करते कि हम 95% हैं। अभी आप बोलेंगे कि हम 95%, अभी बोलेंगे कि यार उत्तर प्रदेश में तो हमारी संख्या 5% है। इसलिए कि 95% में से आपने 5% अलग करके अपने आप को मान रहे हैं। तो आप जो अपने दिमाग दिल में बैठाए हुए हैं कि हम राजवंशी हैं और 5% लेके इस लोकतंत्र में अलग हो जाएंगे तो राजवंशी साबित करवा पाएंगे? करवा पाएंगे? नहीं। अपने आप को राजवंशी साबित। आर्यों के आने से पहले किसके पूर्वज यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे? और ये दुनिया माने तमाम जो 500, अभी कुछ लोग, कुछ हमारे विद्वान लोग जो गोत्र बनाए हैं वो 3500 के करीब है। तो हम 3500 हैं कि सिंधु हैं? पहले ये तय करना पड़ेगा कि हम मूल भारतीय हैं कि नहीं, तब ये संगठन कारगर होगा और जो आपने, जो हमने, जो हमारे लोगों ने सोचा है वो मिल पाएगा। बताइए, हम सिंधु हैं कि नहीं हैं? हम शूद्र हैं कि नहीं हैं? यदि अपने आप को शूद्र मानकर संगठन बनाएंगे, बताइए आज के बाद से हम जाति का नाम लेंगे? नहीं, जाति पात हम जाति का नाम लेंगे? नहीं लेंगे। जाति तो एक हमारा नाम है। जैसे एक बाप के 5 पुत्र, 5 का अलग अलग नाम है तो एक ही ना।
उसी तरह से ब्राह्मणों ने हमारा नामकरण किया है। हैं तो हम एक, कितने लोग इस बात को मानते हैं? जरा हाथ उठाइए। सभी लोग मानते हैं कि नहीं कि हम एक हैं? भारत में जितने भी SC ST OBC कहे जाने वाले लोग क्या हैं? शूद्र हैं। और यदि शूद्र हैं तो हमारा क्या है? भाई है। हम कि जिस दिन हमारा समाज, वो तो बड़ा संघर्ष से पढ़े थे ना, लेकिन आज भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। अभी हमारा समाज क्या है? लिखा पढ़ा है। अभी ये समाज क्या है? लिखा पढ़ा है। मतलब जो वो लोग लिख दिए हैं वही हम पढ़े हैं। जिस दिन हमारा समाज पढ़ा लिखा बन जाएगा, बाबा साहब की ये सोच जरूर रही होगी कि जिस दिन हमारा समाज पढ़ा लिखा बन जाएगा, उस दिन ये जब इसी का देश है तो अपना वोट देकर अपना देश, अपना वोट देकर अपना देश ले लेगा। और ले लेगा तो बताइए अध्यक्ष जी, हमें आरक्षण मांगना पड़ेगा क्या? कितने लोग भैया आरक्षण चाहते हैं? आरक्षण से कितने लोगों की भला हो सकती है? जब आप ही का देश है, आप ही इस भारत देश के निर्माण शिक्षित नहीं है। हमारे धर्म लिपि को मिटा दिया गया और उसी से चोरी करके देवनागरी लिपि का जन्म दिए। किसने? आर्यों ने। और देवनागरी लिपि को आप पढ़ेंगे तो जितने वेदांती अपने आप को आप लोग समझते हैं, वेद पुराण के अध्येता, आप वेद पुराण से उत्पत्ति अपने आप को मानते हैं आप लोग। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु दूर दराज से कई जगहों से लोग आए हुए थे, जिनमें से श्री रामधनी निषाद, श्री अनिरुद्ध साहनी, प्रधान ग्राहवा खास, श्री छत्रसाल जी, दीनबंधु साहनी, दिनेश निषाद, श्री विजय साहनी, श्री अमर साहनी, नंदलाल जी, श्री लालचंद साहनी, श्री शिवम साहनी, बीटेक, सूरज प्रसाद, तेजू राजभर, श्री राधेश्याम साहनी, श्री कटेश्वर राजभर, शंकर साहनी, अमरजीत साहनी, चिंतामणि साहनी, चंदन साहनी एवं संतोष साहनी इत्यादि गणमान्य लोग दूर दराज जगहों से आए हुए थे और इस कार्यक्रम में अपने विचार भी लोगों ने और मंतव्य भी लोगों ने दिए। अब देखना है आने वाले समय में इस प्रकार के संगठन किस प्रकार के कार्यों को करने में सफलता। भारत देश में इस समय जो परिस्थिति और स्थिति है, सरकारें और देश की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि निसंदेह आने वाले समय में भारत को एक ऐसे मुकाम पे ले जाने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे कि जिसमें संगठन और शक्ति की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। निसंदेह आने वाले समय में जो दबे कुचले समाज, जो सदियों से दबे कुचले हैं, जो अपने आप को शूद्र मानते हैं, भारत देश की अत्यंत अपराधों से और किसी भी प्रकार से सहते आए हुए हैं, अनेक परेशानियों का सामना करते आए हैं, वो निसंदेह जो आने वाले जो समय में एक बड़ा संगठन खड़ा करेंगे और उस संगठन खड़ा करने के सामने जो लोग होंगे उनसे निश्चय ही संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी ही होगी। तो हम आज हमारे बीच मौजूद हैं, जानते हैं कुछ लोग जो आज एक संगठन की रचना किए हैं। उन संगठन की रचना के पीछे क्या खास रीजन है, क्या उद्देश्य है, वो हम जानेंगे। इस समय हम मौजूद हूँ बरहज में सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने। आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें निषाद समाज के भारी संख्या के लोग थे और भी समाज के लोग थे जो अपने आप को दबे कुचले समाज से और शूद्र समाज से मानते हैं अपने को। तो चलिए हम जानते हैं कि आज उनकी क्या किस प्रकार की मीटिंग रही है और क्या उनका उद्देश्य रहा। सूरज भूमि में आपका स्वागत है, अपना नाम और परिचय बताइए। स्वागत है आप मीडिया भाई को जो आपने कीमती समय दिया। और मेरा नाम जेपी भैया है और मैं एक समाज सेवा के उद्देश्य से समाज में भ्रमण कर रहे हैं। समाज में जो कमियां हैं उसको शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करने के लिए, दबे कुचले वांछित समाज को प्रशिक्षित करने का ये जगह जगह पे कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
डॉक्टर साहब ये बताइए, ये ज़रूरत पड़ी कैसे और क्या जहन में आया, और इसके लिए आप लोग इतने तत्पर हैं, क्या है इसके पीछे, क्या उद्देश्य रहा आपका? जैसे कि इसका उद्देश्य इसलिए है कि जब से हमने होश संभाला है तो इस समाज ये हर तरह से जो है कि एक मानव जैसा है, एक फिर भी इसको जो है कि भिन्न समझा जाता है, अपने आप से अलग समझा जाता है। इस देश के कुछ अल्पसंख्यक लोग इस बहुसंख्यक समाज को जो है दबा करके हम जी ने पूरे प्रदेश में शिक्षण प्रशिक्षण दे करके एक मंच पे लाया। उस मंच के माध्यम से, उस संगठन के माध्यम से हमें प्रदेश में कई बार सरकार भी देखने को मिली, लेकिन सरकार में कुछ कमियां दिखाई दी जो पिछले सरकारों का जो रवैया था उसी तरह का रवैया कुछ ऐसी सरकारों में देखने को मिली, जिससे वांछित समाज का भला ना हो सका। तो हम उन वांछित समाज के अधिकार को दिलवाने के लिए यह जो है पुनः यह मंच बना रहा हूं, और हम सब लोग मिल के बना रहे हैं। सभी शूद्र वर्ण के लोगों का आह्वान है कि इस तरह का एक मंच बने, और इसमें निश्चित रूप से ही हम कामयाब होंगे। हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला अपना एक अलग मंच बनाएंगे, और इस तरीके से भारत देश में अलग अलग कई मंच बन रहे हैं और सभी की शक्तियाँ खंडित हो जा रही है, कमज़ोर हो जा रही है। ऐसे में मैं बात करता हूँ कि एक प्लेटफार्म में आने की आवश्यकता नहीं है क्या? अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए आप लोगों को सभी को एक प्लेटफार्म पे नहीं उतरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एक प्लेटफार्म पे उतरना चाहिए। जितने भी संगठन आज हमारे शूद्र वर्ण में है, पिछड़े वर्ण में है, वो आज जो है कि धार्मिक रूप से समाज इतना खंडित है कि जातियों में बटा हुआ है, और हर जाति में लगभग बहुत ढेर सारे संगठन हैं, और उस संगठन का नेतृत्व करने वाले एक ही समाज से बहुत लोग भिन्न भिन्न नामों से संगठन चला रहे हैं, जिसके कारण हमारी बहुजन शक्तियां क्षीण हो गई हैं। तो उन बहुजन शक्तियों को सारे संगठनों को एक मंच पे लाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जाति शब्द हटा करके हम लोग जो है कि शूद्र नाम से एक संगठन बनाए, जिसमें हम सभी लोग आते हैं और एक मंच पे एक विचार से, समानता की भावना से, एकता की भावना से और संवैधानिक तरीके से जो है कि हम इस संगठन को चलाएंगे और सबको अपॉर्चुनिटी देंगे इसमें नेतृत्व करने का। जैसे कि बात करते हैं कि मायावती जी अलग, चंद्रशेखर अलग, और अपना वामन बेसराम अलग, और भी अन्य पार्टियां सब अलग अलग रहेंगे, तो कब तक ये सब चलेगा? क्या ज़रूरत ऐसी नहीं हो सकती है कि आप लोग सभी एकत्रित हो सके? जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन देखिए समाज में अभी ब्राह्मणीकरण का कीड़ा बैठा हुआ है, जबकि सभी का टारगेट एक ही है, दलितों के उत्थान सभी के लिए मेन प्राथमिकता देता है। तो कहीं ना कहीं से अपने क्या नेताओं में भी कुछ कमियां नजर आ रही है क्या? जैसे संस्था। सही प्रश्न पूछा आपने। यह हम सभी शूद्र वर्ण के लोगों को आवश्यकता है आज एक मंच पे आकर के जो देश या प्रदेश में कुछ अपने आप को अग्रणी समाज कहने वाले लोगों की सरकार चल रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सभी जाति धर्म के लोगों को एक मंच पे आना ही पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रह गई बात कि ये तभी संभव हो पाएगा जब हम जात की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो हमारे सानिध्य में जो भी हमारे नेतृत्व में या हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं वह जाति का संगठन नहीं है, वह एक ऐसा संगठन है जो शूद्रों का है और शूद्रों के उत्थान के लिए जो है यह संगठन काम करेगा और उसको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और आगे भी संकल्पित रहेगा। आपसे तो ज़्यादा छुपा नहीं है, आप खुद वामसेफ के पुराने आप कैंडिडेट दोस्त लग चुके हैं, आपका वामसेफ में संबंध रह चुका है। तो एक बात ये पूछना चाहता था मैं कि नागपुर में जो असंवैधानिक तरीके से जो वामन बेसराम जी की गिरफ्तारी हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए किस हद तक उचित है, नहीं अनुचित है, क्या बताएंगे? आपकी राय क्या है? बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए इस देश में आज जो सरकार चल रही है जी, वो
एक क्या बोलेंगे निरंकुश सरकार है, जिसके अंदर जो है कि न्याय करने की क्षमता नहीं है। उन्होंने सिर्फ अन्याय करना सीखा है। उसके जीन में ये झलकता है कि वो अन्याय समाज से पैदा हुआ और वो उसके अंदर न्याय नहीं है। तो जिसके अंदर, जिस समाज के अंदर न्यायिक क्षमता नहीं है, यह जो है कि अंग्रेज़ों ने भी साबित किया था कि इस वर्ण के पास जो है कि न्यायिक क्षमता नहीं है और इसे जो है कि न्याय देने वाली चीज़ों पे न रखा जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे शूद्र वर्ण के लोगों की कमी की वजह से ये आज सत्ता में है। तो इतिहास बताता है कि इसके अंदर न्यायिक क्षमता नहीं है, तो आज अन्याय कर रहा है तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। वो तो अन्याय करने के लिए ही पैदा हुआ है। तो अन्याय हुआ है और यह तब तक होता रहेगा जब तक शूद्र समाज एक नहीं होगा। कितने लोग हाजिर थे और कहाँ से लोग आए थे? देखिए, आज राष्ट्रीय अपना सामाजिक सेवक संघ का बैठक हुआ बरहज में जी। और ये देवरिया जिला के लगभग हर ब्लॉक से हमारे समाज के या शूद्र वर्ण के प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो समाज का चिंतन मंथन करते हैं, समाज की दशा दुर्दशा को सुधारने के लिए हमेशा काम करने वाले लोगों की आज एक बैठक हुई है। और इस बैठक में सभी लोगों ने ये संकल्प लिया कि आज से हम जात पात की बेड़ी को तोड़ करके और शूद्र समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और उसको किसी न किसी तरह ऐन केन प्रकार हम जो है उसको एक मंच पे लाने की कोशिश करेंगे। इनके हर समस्याओं में यह शूद्र समाज जो है कि उसके साथ खड़ा रहेगा। और जब हम वास्तव में शूद्र वर्ण के किसी भी जाति के लोगों के साथ अन्याय होगा और सभी शूद्र वर्ण के लोग वहां पहुंच करके उसकी मदद करेंगे तो हमारा साथ देगा और हम कामयाब होंगे। क्या उत्थान के लिए तैयारियां हैं? समाज के उत्थान के लिए क्या क्या तैयारी, क्या आपका पूरा मतलब कि समाज के लिए क्या प्रेरणा स्रोत आप काम करने वाले हैं? देखिए, हमारा मेन फोकस है कि हमारा समाज जो है शिक्षित बने, संगठित बने और सामाजिक बने और उसके अंदर समानता की भावना उत्पन्न हो। इन्हीं बिंदुओं पे हम काम करने के लिए जो है यह संगठन का निर्माण किए हैं। आगे जो ही संगठन आगे बढ़ेगा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तो वहाँ भी हैं जहाँ हम नहीं हैं, तो वो सब कुछ आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि हमारे मन में, हमारे संगठन के मन में और इस संगठन का उद्देश्य क्या है। मैं था जब दबे कुचले लोगों की आवाज़ दब के रह जाती थी और लोग उभर करके सामने नहीं आते थे। लेकिन इस युग में, इस वैज्ञानिक युग में और इस इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में, सोशल मीडिया के इस ज़माने में सभी कैमरे के सामने आ करके अपनी बातों को कहने के लिए तैयार है। और इस युग में सभी अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने और समाज को एकत्रित संगठित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखना है कि आने वाले समय में इसका कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसका क्या प्रतिफल मिलेगा, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। मैं रामलखन साहनी, सूरत भूमि, जर्नलिस्ट राज सहानी के साथ मैं रामलखन साहनी, सूरत भूमि, बरहज, देवरिया।